आज से हमारा टॉपिक हो रहा है नया शुरू, उपसर्ग। सबसे पहले उपसर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। ये है हमारे पास उपसर्ग, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद होगा उप जमा सर्ग, ठीक है। हाँ और है अभिप्रायवाची, अभी और है भाई, ठीक है। कि बहुत पेज छोड़ दो प्रायवाची। हाँ, उपसर्ग के बाद प्रत्यय आएगा साथ में, ठीक है। ज्यादा नहीं करेंगे, हम मेन करेंगे क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा ना। क्योंकि अभी इसमें देखो 22 उप है हमारे पास उपसर्ग, तो संस्कृत में 13 है, हिंदी में, उर्दू में है, उसके बाद इंग्लिश में है, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है। तो हम आते हैं उपसर्ग में, ठीक है। उपसर्ग का मतलब उप जमा सर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो उप का मतलब होता है समीप, क्या मतलब होता है? उप का होता है समीप, ठीक है। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, मतलब अर्थ स्पष्ट करना, ठीक है। अर्थ स्पष्ट करना लिख लो यार, जैसा लिखा है सृष्टि करना। अर्थ स्पष्ट करना है, अर्थ स्पष्ट करना, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होती है? उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों के प्रथम में लगकर, पहले लगकर उनका मतलब ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो शब्दांश उपसर्ग का अर्थ, ठीक है, जो शब्दांश, ठीक है, अन्य शब्द के आदि का मतलब होता है पहले। आदि का विलोम क्या होगा भाई? आदि का होता है अंत, ठीक है। आदि का क्या होता है? अंत। आदि में जुड़कर, मतलब शब्द से पहले जुड़कर, ठीक है, उनका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। उनका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। ऐसे शब्दांश जो अन्य शब्दों के आदि में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है, या उनमें कुछ विशेषता लाते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग, ठीक है। जैसे हमारे पास एक शब्द है हार, ठीक है। ये है सिंपल शब्द हार, ठीक है। हार का क्या अर्थ होता है भाई? पराजय होता है, ठीक है। क्या होता है? पराजय, ठीक है। अगर इससे पहले अगर मैं प्र जोड़ दूं, प्र शब्द, ठीक है, प्र जोड़ दूं, प्र और हार, प्रहार, इसका क्या मतलब होता है? चोट करना या किसी को मारना, ठीक है। तो हार शब्द तो यही रहा, पर उससे पहले कोई अन्य शब्द जुड़ गया जिससे उसका पूरा का पूरा अर्थ चेंज हो गया, ठीक है। जैसे प्रहार हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आ जोड़ दूं, ठीक है, आहार, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? आहार का भोजन या खाना, ठीक है, क्या होता है? भोजन, ठीक है। उसके बाद में अगर सम जोड़ दूं इसमें, तो ये जाएगा संहार, ठीक है, संहार। तो इसका संहार का क्या मतलब होता है भाई? विनाश करना, किसी को मारना या विनाश करना, ठीक है। तो यहां पे जोड़ा हमने शब्द प्र, यहां पे जोड़ा हमने आ, ठीक है, यहां पे जोड़ा हमने सम, ठीक है। तो देखो सब जोड़े हमने किसके साथ? हार शब्द के साथ। हार का मतलब स्वयं क्या होता था? पराजय, क्या होता था? पराजय। पर जब मैंने इसके पहले प्र जोड़ दिया तो ये बन गया प्रहार, अर्थ चेंज हो गया क्या? नहीं, इसका अर्थ था पराजय, पर यहाँ पे क्या हो गया? चोट करना, ठीक है। अगर मैंने आ जोड़ दिया तो बन गया आहार, जिसका मतलब होता है भोजन। अगर मैंने सम जोड़ दिया इसमें, ठीक है, तो हो गया संहार, जिसका मतलब होता है विनाश करना, ठीक है। अगर मैं इससे पहले वी जोड़ दूंगा, ठीक है, वी, तो ये क्या हो जाएगा? विहार। विहार का क्या मतलब होता है? घूमना, ठीक है। तो देखो मूल शब्द हमारे पास क्या था? हार। हार के पहले मैंने अन्य शब्द जोड़े, ठीक है, तो इससे उसका मतलब चेंज हो गया। तो जो मूल शब्द से पहले जो शब्द जोड़े जाते हैं जिससे उसका मतलब बदल जाता है, वो होते हैं हमारे पास क्या? उपसर्ग, ठीक है। क्या होते हैं वो? उपसर्ग, ठीक है। जैसे इसमें कौन सा उपसर्ग था? इसमें था प्र, इसमें आ, इसमें सम, इसमें क्या था? वी। पर इन सब को आप अलग अलग देखो, ना प्र का कोई मतलब होता, ना आ का होता, ना सम का होता, ना वी का, ठीक है। इंडिविजुअली इनका कोई मतलब नहीं होता।
ठीक है, ये वाक्य में जोड़कर उसका मतलब स्पष्ट करते हैं, पर स्वयं का इनका कोई मतलब नहीं होता। और वी का कोई मतलब नहीं होता, सम का कोई मतलब नहीं होता, आ का होता है आना। ठीक है, बाकी प्र का कोई मतलब स्वयं नहीं होता। ये अन्य देखो एक ही शब्द के साथ जुड़ रहे हैं, किसके साथ, हार हार के साथ जुड़ रहे हैं, और इसका मतलब बदल रहे हैं, आगे को बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे क्या पास, क्या उपसर्ग, जो शब्द के पहले जुड़कर उसका मतलब बदल देते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद की तरह विच्छेद होता है इनका भी, पर ये स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इसमें एक होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ प्रकट होता है, एक होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे इसमें प्र था, इसका कोई अर्थ नहीं था। ठीक है, और आगे वाला हार शब्द था जिसका अर्थ था। ठीक है, तो इसमें आते हैं अन्य उपसर्ग। ठीक है, कौन कौन से होती है, कई बार संख्या पूछी जाती है उपसर्गों की। लिख लिया ये सब। जैसे हमारे पास सबसे पहले आ गए संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, ऐसे ही संख्या बताएंगे क्योंकि इसमें संख्या पूछी जाती है इनकी। संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या होती है 22। ठीक है, कितनी संख्या होती है, 22। उसके बाद आ गए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में कितनी होगी इनकी संख्या, इनकी होती है 13, क्योंकि हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, तो संस्कृत में ज्यादा होंगे। ठीक है, और हिंदी में कितने होंगे, कम होंगे। ठीक है, इसके आधे के बराबर हैं ये। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे उर्दू या फारसी के, उर्दू या अरबी फारसी के उपसर्ग। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है इन भाषाओं में। तो इसमें उपसर्गों की संख्या होती है हमारे पास 19। कितनी होती है, 19। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में उपसर्ग, अंग्रेजी में जोड़ते हैं हम। ठीक है भाई, अंग्रेजी के उपसर्ग। और कौन सा होगा भाई अंग्रेजी का उपसर्ग, जैसे आप पढ़ते हो स्कूल में एक शब्द हेड मास्टर, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते भाई, हेड मास्टर। तो यहाँ पे जो हेड है, ठीक है, ये इंग्लिश का शब्द है, मास्टर भी हमारे पास कैसा है, इंग्लिश का शब्द है। तो ये जो हेड होगा ये क्या होगा भाई, अंग्रेजी का उपसर्ग है ना, इंग्लिश में बोलते हैं हेड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, ठीक है, तो ये है 4 जिन्हें हम मेनली पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद हिंदी के, उर्दू, और उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट में अंग्रेजी के उपसर्ग। इनकी संख्या 22 है, इनकी 13, ठीक है, इनकी 19, और अंग्रेजी की कम है, ये 6-7 है साढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं शुरू संस्कृत के उपसर्ग से। ठीक है, हेडलाइन दे देंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कितनी संख्या थी इनकी, 22। ठीक है, जैसे सबसे पहले लिखना है आपने उपसर्ग। ठीक है, और उससे जो शब्द बनेंगे हमारे पास, अगर इसका अर्थ भी लिखना तो बीच में अर्थ भी लिख सकते हो। ऐसे है, आप एक टेबल बना दो, उपसर्ग, अर्थ और शब्द। ठीक है, जो शब्द इससे आगे जुड़कर बनेगा। सबसे पहले आ गया हमारे पास अति। क्या होगा, उपसर्ग अति। अति किसका पर्यायवाची होता है भाई, करवाया था आपको, अति किसका पर्यायवाची होता है, घर में बोलते हैं घर वाले, किस लिए बोलते हैं, हाँ, अति। अति होता है अधिक। क्या होता है अति, अति का अर्थ होता है हमारे पास अधिक। तो इससे क्या क्या शब्द बनेंगे, देखो भाई, अत्यधिक, अत्यधिक, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अति जमा अधिक, क्या बनेगा, अत्यधिक। ठीक है, उसके बाद एक और शब्द बन गया, देखो, अत्यंत, अति जमा अंत, क्या बन गया, अत्यंत। ठीक है, अतिरिक्त,
अतिरिक्त। क्या होगा इसका? अति जमा रिक्त। क्या होगा? अतिरिक्त। ठीक है। उसके बाद बन गया अतिशय। ऐसे ऐसे अनेक शब्द बनेंगे, पर मेन बात है आपको इनका संधि विच्छेद करना आना चाहिए, आपको उपसर्ग के बारे में पता होना चाहिए। अति जमा शय। ठीक है। कौन सा उपसर्ग था ये हमारे पास? अति, जिसका अर्थ होता है अधिक। इससे ये अलग अलग शब्द बनते हैं, ऐसे और भी होंगे। उसके बाद एक होता है अधि। अधि किसका होता है? अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। क्या होता है? ऊपर या श्रेष्ठ। हाँ, ठीक है। अधि जैसे कि अधिकार। अधि जमा क्या होगा? कार। अधिकार। ठीक है। अधिपति। अधि जमा पति। ठीक है। उसके बाद अधिनायक। अधि जमा नायक। ठीक है। नायक। नायक इसका पर्यायवाची होता है। उसके बाद अगला शब्द है अन्नु। अन्नु का क्या मतलब होता है भाई? अन्नु का मतलब होता है पीछे। ठीक है। या सम्मान। ठीक है। या सम्मान। ठीक है। ये इसका मतलब होता है पीछे, और ऐसे बेसिकली इसका मतलब पीछे ही होता है अन्नु का। ठीक है। आपने पढ़ा होगा एक शब्द अनुचर। अनुचर क्या मतलब होता है? अनु जमा चर। ठीक है। क्या होता है अनुचर? किसका पर्यायवाची होता है? अनुचर किसका होता है? विद्यार्थी का होता है कि नहीं होता? अनुसार। अनु जमा सार। ठीक है। अनुसार। अनुसार के बाद अनुशासन। अनु जमा शासन। शासन के अनुसार। ठीक है। या शासन के सम्मान। उसके बाद आता है अप। ठीक है। अप का मतलब होता है बुरा या हीन। क्या होता है? बुरा या हीन। ठीक है। तो अपयश। अपयश। ठीक है। यश का विपरीत होता है अपयश। ठीक है। अपमान। अपमान का पर्यायवाची बोलो भाई। अपमान का पर्यायवाची। अपकार। अपकार का क्या मतलब होता है भाई? ये होता है उपकार। उपकार का विलोम होता है अपकार। ठीक है। तो अप जमा कार, अप जमा मान, अप जमा यश। तो अप क्या था इसमें? हमारे पास उपसर्ग था। ठीक है। अप के बाद आएगा अभी। एक होता है शब्द अभिर्मुख। इसका अर्थ होता है सामने, चारों ओर। ठीक है। जैसे एक होता है अभियान। अभी जमा यान। ठीक है। अभी जमा यान। ठीक है। अभिषेक। अभी जमा शेक। अभिनय। एक बोला था मैंने आपको क्या? अभिमुख। अभिमुख का विलोम शब्द होता है अंतर्मुख। अभिमुख का मतलब होता है सामने चेहरा। ठीक है। अंतर्मुख का मतलब होता है पीछे की तरफ चेहरा। ठीक है। उसके बाद है अब। अब का क्या होगा? जैसे अप था इसका मतलब बुरा और हीन, वैसे ही अब का मतलब होता है हीन या नीच। हीन या नीच। हीन या नीच। ठीक है। जैसे अवगुण। गुण का विलोम शब्द क्या होता है? अवगुण। ठीक है। उसके बाद आएगा अवनति।
उन्नति का विलोम क्या होता है? अवनति। ठीक है, उसके बाद अवतार और अवतरण। ऐसे ऐसे अनेक शब्द होंगे जिसमें आपको क्या होता है? उपसर्ग ढूंढनी होगी। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द होता है आ। क्या होता है? आ, जिसका मतलब होता है तक या समेत। तक या समेत, जैसे आजीवन। आजीवन, जीवन भर। ठीक है, या जीवन तक। ठीक है, या आगमन, आजमागमन। आरक्षण, आजमाचरण। या आक्रमण, या क्या होगा हमारे पास? आक्रमण। ठीक है, उसके बाद होता है उत। उत का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऊंचा, श्रेष्ठ। क्या होता है इसका मतलब? ऊंचा, श्रेष्ठ। जैसे उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। ठीक है, उत्तम, उत्तम का विलोम होता है अधम। ठीक है, उत्पत्ति, उत्पत्ति का विलोम क्या होगा भाई? उत्पत्ति नहीं होता। क्या होता है उत्पत्ति? किसका प्रकार से होता है? बताया था आपको, उत्पत्ति करवाया था। उत्पत्ति किसका पर्यायवाची शब्द होता है? उत्पत्ति पर्यायवाची शब्दों में ढूंढो, उत्पत्ति लिखवाया वहां पे। जन्म, पैदाइश लिखवाया था ना, जन्म पैदाइश का। और क्या क्या होते हैं उत्पत्ति के? उद्गम। उत्पत्ति, उत्पत्ति का विलोम होता है विनाश। क्या होता है? विनाश। उसके बाद है उद या उद। ठीक है, उद का मतलब होता है ऊपर, ऊपर या उत्कर्ष। इसका मतलब होता है ऊपर या उत्कर्ष। तो आपने पढ़ा होगा उद्गम, उद्जमा गम। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? यमुनोत्री। कहाँ है यमुनोत्री? सतलुज का मानसरोवर में कहाँ? जैसे राक्षस, राक्षस नहीं, राक्षस। ठीक है, उद्गम और उद्भव। उद्भव का होता है अद्भव, अद्भव का उद्भव या उद्भव का अद्भव। जैसे उद था ये, तो उद्गम और उद्भव। उसके बाद है उप। उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब ऊपर होता है। हम बोलते हैं आपका उपनाम क्या है? बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आपका ऊपर वाला नाम क्या है? उप का मतलब होता है एक तो निकट, ठीक है, और एक होता है गौण। गौण का मतलब क्या होता है? छोटा। क्या मतलब होता है गौण का? छोटा। ठीक है, तो क्या होगा उप का? उपदेश। हाँ, उपदेश, उपजमा आदेश। ठीक है, उपवन,
उपजमा वन, ठीक है। उपहार, उपजमा हार। गिफ्ट देना मिलेगी आपको फिर कब? 14 को? अच्छा 13 को। कौन सा दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी? कौन सा था अभी 13 फरवरी को? लड़कियों को नहीं आएगा तो सब होगा। लड़कियों का दिन था तो 13 फरवरी को। बालिका दिवस। बालिका था कि महिला था? महिला दिवस। कैसा महिला दिवस? वो था राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। सर आप पूरा बोलिए या कुछ बुरा और कठिन। दूर का मतलब होता है बुरा या कठिन। तेज को दूसरा ध्यान पढ़ने को नहीं है इसी का। जैसे इसको होता है दुर्जन। दुर्जन का विलोम शब्द क्या होगा भाई? दुर्जन का होता है सज्जन, ठीक है। दुर्गम का विलोम, दुर्गम का होता है सुगम, ठीक है। दुर्दशा, दुर्दशा का होगा सुदशा। दुराचार, क्या होगा दुराचार का? सुआचार, ठीक है। उसके बाद होता है दूस। क्या होता है अगला? दूस। दूस का मतलब भी सेम होता है, बुरा या कठिन। बुरा या कठिन। एक होता है दुष्चरित्र। दुष्चरित्र, दुष्कर, दुष्चर, दुष्कर, ठीक है। दुस्साहस। उसके बाद एक शब्द है नीर। यह है नीर। एक शब्द होता है नीर, एक शब्द ये होता है नीर, लिखते हैं इसे ऐसे नीर। इस नीर का क्या मतलब होता है भाई? ये तो हमारे पास है क्या उपसर्ग नीर। एक ये नीर होता है, इसका मतलब क्या होता है नीर का? पानी को बोलते हैं नीर, ठीक है। और पानी किसको बोलते हैं? पानी किसको बोलते हैं पानी? नीर का मतलब होता है बिना, बाहर, निषेध, बिना, बाहर और निषेध है। इसका मतलब है निरपराध, निरपराध, निर्जन, निर्जन। निर्जन के बाद आएगा हमारे पास निराकार। निराकार किसका पर्यायवाची होता है भाई? निर्गुण। निर्गुण का होता है सगुण। निराकार का होता है साकार, साकार। निराकार का किसका पर्यायवाची होता है निराकार? जो आती भगवान को ही बोलते हैं ना। देखो मैंने किसी को बोला निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। भगवान हवा का भी ना होता है, ठीक है। तो नीर तक हो गया हमारे पास। तो आज करते हैं इतना ही, इसके बाद कल करेंगे मार्केट, ठीक है। बाकी प्रायवाची सब